रिजल्ट आ चुका, अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की बारी है। बट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले क्या जरूरी है, वो ये है कि काउंसलिंग को अच्छे तरीके से समझना कि कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, काउंसलिंग का क्या स्ट्रक्चर होता है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती है, कैसे एमसीसी की काउंसलिंग को पार्टिसिपेट किया जाता है, कैसे स्टेट की काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। इन सब को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि काउंसलिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि यहाँ पे फॉलो की जाती है इंडिया में। और यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं होने की वजह से ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी ये लेकर के आता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी ये लेकर के आता है। बट आप इन कन्फ्यूजन्स को दूर करके आप बेहतर तरीके से प्लान करके अगर काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी डिजायर्ड ऑप्शंस को सिक्योर कर पाएंगे। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये टॉपिक है वो काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के है। इसके पहले भी हमने इस टॉपिक पे वीडियोस रोल आउट किया है प्रीवियस ईयर्स। इस साल जो स्टूडेंट नए हैं और पेरेंट्स जो पहली बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं सारे एस्पेक्ट को इसमें कवर करने वाला हूं कि काउंसलिंग को कैसे कैसे स्टेप बाय की जाती है। जो स्टूडेंट पहले से एग्जिस्टिंग है, जिन्होंने पहले से काउंसलिंग देख रखा है, जो पेरेंट्स देख रखे हैं, उनको भी मैं बोलूंगा कि वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपकी कोई और भी मिसकंसेप्शन हो या कंफ्यूजन हो वो वीडियो को देख करके दूर हो जाए। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और अपने कमेंट जरूर पहुंचाइए, ताकि हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर पाए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच पाए। काउंसलिंग को डिटेल में समझने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कोई भी स्टूडेंट जो नीट क्वालिफाई कर जाता है वो एलिजिबल होता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। चाहे वह एमसीसी में करना चाहता हो या स्टेट में करना चाहता हो या फिर दोनों में करना चाहता हो, वो एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। अब चलिए एमसीसी को डिटेल में समझते हैं। एमसीसी जो कि एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस है, जहां पे 15% गवर्नमेंट की सीट। इसको समझिए कि टोटल अगर गवर्नमेंट की सीट्स है किसी कॉलेज में 100, तो उसकी 15% सीट्स फिल होती है एमसीसी काउंसलिंग के द्वारा, जिसको 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स कहा जाता है। और यहाँ पे हर स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं इन सीट्स को क्लेम करने के लिए। बट जो बची हुई 85% सीट्स है वो स्टेट की काउंसलिंग का हिस्सा होता है। वहां पे जिस स्टेट में वो सीट्स होती है उसी स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी होता है। अब एमसीसी और स्टेट की काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है ये भी बताता हूं कि यहाँ पे एमसीसी की काउंसलिंग में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको सिर्फ स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन आपको लेना है तो सिर्फ आपको एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो आप देखिए एमसीसी में क्या क्या पार्टिसिपेशन है वो भी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे 15% ऑल इंडिया कोटा आप देख रहे हैं। डीम्ड की 100% सीट्स यहाँ पे मिलेगी, एक्सेप्ट फ्यू सीट्स हैं जो कि कर्नाटका में वहां की रूल्स के हिसाब से सीट शेयरिंग होता है। तो कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स है डीम्ड के कुछ कॉलेज में जो वहां की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी फिल की जाती है। बट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, रेस्ट ऑफ द कॉलेज जो डीम्ड में जो भी बचते हैं उनकी सारी की सारी सीट्स यहाँ पे एमसीसी के थ्रू फिल होती है। इसके बाद में एम्स की सारी सीट्स यहाँ पे मिलेगी जो आप एमसीसी के थ्रू ऑप्ट कर सकते हैं। जिप्मा की इंटरनल और जो ओपन सीट्स हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है। एएमयू की इंटरनल एंड ओपन सीट्स हैं। बीएचयू की सारी सीट्स आपको यहाँ पे मिलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंटरनल एंड ओपन सीट्स भी यहाँ पे आपको मिलेगा। आईपीयू के 2 कॉलेज हैं जो कि एमसीसी के थ्रू फिल होते हैं कंप्लीटली, उसमें वर्धमान महावीर है और डॉक्टर आरएमएल है। 2 और कॉलेज हैं जो कि आईपीयू के अंदर में फॉल करते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर और एनडीएमसी। उन दोनों कॉलेज की 15% सीट्स तो ऑल इंडिया कोटा में आ जाएगी, बट रिमेनिंग 85% सीट्स आईपीयू की सेपरेट काउंसलिंग होती है, वहां पे उसका हिस्सा होता है, पार्टिसिपेशन वहां पे होता है। तो ये है एमसीसी का काउंसलिंग प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टेट की काउंसलिंग का क्या स्ट्रक्चर होता है। स्टेट की काउंसलिंग में 85% ऑफ द गवर्नमेंट सीट्स हैं और 100% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं। अब 15% सीट्स 85% को छोड़ करके कहाँ गई, तो वो एमसीसी में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती है। तो बची हुई सीट्स 85% जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लीटली स्टेट का रोल है और ये सिर्फ स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट्स को मिलता है। अभी 100% जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं यहाँ पे स्टेट टू स्टेट रूल्स वेरी करता रहता है। कुछ स्टेट्स की सारी सीट्स प्राइवेट की ओपन होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जहाँ पे कोई भी स्टेट रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है। वहीं कई स्टेट्स ऐसे हैं जैसे हिमाचल प्रदेश है
या हरियाणा हो गया, उत्तराखंड है, राजस्थान है, बाकी के जो स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हर जगह स्टेट्स की अपनी रूल्स प्रिवेल करती है और हर जगह स्टेट का जो रूल है वो वेरी करता रहता है। तो हर स्टेट में भी जो रूल्स जो हैं वो आपको सेपरेटली जानने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हर स्टेट को भी कवर कर रहा हूँ, वहाँ की आपको एलिजिबिलिटी एंड काउंसलिंग प्रोसेस भी बताऊंगा। अब एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझिए कि काउंसलिंग को कैसे पार्टिसिपेट किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टूडेंट को रखा है जो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल है, जिसकी स्कोर है 610 और इसकी प्रेफरेंस है गवर्नमेंट सीट्स, गवर्नमेंट एडेड सीट्स इन प्राइवेट जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर में है, और लो कॉस्ट प्राइवेट, यानी कि अगर स्टूडेंट को लगता है कि गवर्नमेंट की सीट नहीं मिलती है तो सेकंड प्रेफरेंस इसका गवर्नमेंट एडेड सीट्स इन प्राइवेट, और अगर ये भी नहीं मिलता है तो लो कॉस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए स्टूडेंट जाना चाहता है। तो अब अगर इसको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो ये क्या करेगा? तो इस स्टूडेंट के पास में दो ऑप्शन है गवर्नमेंट सीट ऑप्ट करने के लिए। या तो अपनी स्टेट की काउंसलिंग को ये पार्टिसिपेट करेगा, जो कि वेस्ट बंगाल इसका अपना स्टेट है, वहां के 85% सीट्स के लिए एलिजिबल है, या फिर अगर ये चाहता है कि दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना तो ये स्टूडेंट 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी भी स्टेट में एमसीसी की काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट की सीट्स को ले सकता है। अब गवर्नमेंट एडेड सीट्स यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी बनती है? तो ये स्टूडेंट चूंकि वेस्ट बंगाल डोमिसाइल्ड है, तो वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट एडेड सीट्स है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जिसकी फीस सब्सिडाइज्ड है, वहां पे ये एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। तो अपनी स्टेट में ये सीट्स ले सकता है इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं, जैसे कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन स्टेट्स में गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं बट ये स्टूडेंट वहां पे एलिजिबल नहीं है क्योंकि वहां पे इसके पास में डोमिसाइल नहीं है उन स्टेट्स का। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे कि कहाँ पे एलिजिबल है, कहाँ पे नहीं है। अब लो कॉस्ट प्राइवेट की बात करते हैं, तो अगर प्राइवेट में जो गवर्नमेंट एडेड सीट्स है अगर इसे वेस्ट बंगाल में नहीं मिल पाता है तो इसके पास में ऑप्शन क्या है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना। अब वेस्ट बंगाल की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज काफी एक्सपेंसिव है, तो वहां पे इसके पास में लो कॉस्ट का ऑप्शन नहीं बचता है। तो इसके पास में क्या ऑप्शन है कि ये स्टूडेंट केरल और कर्नाटक जैसे स्टेट को पार्टिसिपेट करेगा, वहां के कॉलेजेस की सीट्स को ऑप्ट करने की कोशिश करेगा जो कि लिस्ट प्राइस पे ऑफर किए जाते हैं। अब कुछ मिसकंसेप्शन भी है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैंने कुछ सवाल यहाँ पे रखे हैं जो कि जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो आप मेरी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि क्या आप एमसीसी में राउंड 2 या फिर डायरेक्टली राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप किसी भी राउंड में राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट स्ट्रे राउंड में एलिजिबल होने के लिए या फिर स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में से किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। क्या आप एमसीसी और स्टेट दोनों काउंसलिंग में एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रूल नहीं कहता है कि आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो एमसीसी में कर सकते हैं, स्टेट में नहीं करना चाहते हैं तो वहां नहीं कर सकते हैं। क्या आप अपनी सीट को होल्ड करके राउंड 2 में स्टेट में जा सकते हैं? ये ऑप्शन नहीं है। आपको राउंड 2 में जो सीट अलॉट की जाती है आपको वहां पे रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो यहाँ फॉरफीचर का रूल होता है एमसीसी में, आप उस सीट को होल्ड करके स्टेट की काउंसलिंग से बाहर हो जाइएगा। स्टेट राउंड की काउंसलिंग के लिए कौन एलिजिबल है? वो वही स्टूडेंट एलिजिबल है जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में पार्टिसिपेट किया है, अनअलॉटेड है, कोई भी सीट उसको नहीं मिली है। कितने चॉइसेस हम फिल कर सकते हैं? चॉइसेस को फिल करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितनी भी नंबर ऑफ कॉलेजेस एंटर कर सकते हैं। सीक्वेंसिंग कॉलेज की सही बस रखिएगा। क्या एमसीसी में पार्टिसिपेट करना जरूरी है कि तभी आप स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहे तो स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एमसीसी में नहीं, या फिर आप एमसीसी में कर लें, आप स्टेट में नहीं करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर में, सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं। अगर एमसीसी के राउंड 1 में मैं गवर्नमेंट की सीट्स के लिए अप्लाई करता हूं तो क्या मैं राउंड 2 में डिम यूनिवर्सिटी के सीट्स को भी ऑप्ट कर सकता हूं? तो ये ऑप्शन बिल्कुल है, आप रीसेट कर सकते हैं। 1 टाइम ऑप्शन मिलता है, आप रीसेट करके अपने ऑप्शंस को ओपन कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं जो आप हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करके दूर कर सकते हैं, जहां पे आपको काउंसलिंग में हैंड होल्डिंग की जाएगी हमारी टीम की तरफ से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो काउंसलिंग के ऊपर में पसंद आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर भी हुए होंगे। अगर कोई डाउट्स रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करिए या फिर हमारी टीम के साथ में आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स हमें जरूर पहुंचाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।